हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब देखो, SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो हैं वो क्लास 11 से इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, लेकिन बच्चों को याद आता है क्लास 12 में। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। 11th में तो आप लोग वेकेशंस पे जाते हो, है ना। 10th के बाद आपने जंग जीत ली है, चलो कोई नहीं, तब नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेते हैं। हम SN1 एंड SN2 रिएक्शंस देखो क्लास 12th में इंट्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन से। दैट इज द बेसिक चैप्टर ऑफ क्लास 12, है ना। तो ये याद रखो कि SN1 एंड SN2 ऐसी रिएक्शंस हैं जिनका मैकेनिज्म इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट आइदर फॉर क्लास 12 और फॉर क्लास 11। सो यहाँ पर मैं जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे SN1 एज वेल एज फॉर द SN2 रिएक्शंस वो मैं क्लियर करूंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं एंड आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो यू नो व्हाट टू डू, गिव इट अ थम्स अप एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखो SN1 रिएक्शन। आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। अब देखो ये होते क्या है SN1 रिएक्शन। देखो सबसे पहले मैं इन सबको वर्ड का मतलब बताऊंगा। जिसको नहीं पता है डोंट वरी, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को। एंड उसके बाद मैं एक जनरल सी रिएक्शन बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, देन वी विल मूव डाउन टू दी मैकेनिज्म। ठीक है, तो सब कुछ होगा एग्जाम्पल्स के साथ। सो बने रहिए छोटी सी वीडियो में और साथ दीजिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इसका फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग, SN1। देखो S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। N फॉर होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 इज फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यार? कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे फुटबॉल में या क्रिकेट में, किसी भी खेल में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की जगह ले लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक स्पीशी है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो मैं भी बताता हूँ। वो किसी और नेगेटिव चार्ज की जगह ले लेगा एल्काइल हैलाइड्स में। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, चेक करो। देखो यहाँ पर ये दो वर्ड से बना है। न्यूक्लियो मतलब देखो बच्चों सब जानते हो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम का सेंट्रल पार्ट, है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड फिलिक। यहाँ पर देखो बेटा फिलिक लैंग्वेज जो होती है या फिलिक वर्ड है दैट इज फॉर अट्रैक्शन, या फिर कैसे आप कह सकते हो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में दैट इज लविंग नेचर। तो चेक करो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है पॉजिटिव चार्ज के लिए लव या अफेक्शन या फिर अट्रैक्शन रखने वाली स्पीशी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल इज दैट स्पीशी व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड है तो वो कौन सी चार्ज होगा? ऑब्वियसली वो कैसा चार्ज होगा? न्यूक्लियोफाइल विल बी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होता है एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर चेक करो, NU मतलब न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल, इसका सिंबल होता है माइनस स्पीशीज डिनोट्स दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका खाना या इसका प्रे जो है ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर यहाँ मतलब क्या है? देखो बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने चैप्टर पढ़ा है क्लास 12 में, तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? जो रेट लॉ लिखते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर जाती है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ये याद रखो जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी या फिर ऑर्डर होगा वो 1 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको रिकॉल करूं तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक जगह एटम को दूसरी जगह दूसरा एटम उसी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेगा। मतलब जैसे यहाँ कोई एटम लिखा हुआ है, मैं एक जनरल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? X। चेक करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस पे न्यूक्लियोफाइल मैं NU दिखा रहा हूँ, NU माइनस आके अटैक करेगा। आप चेक करो यहाँ पर इसको पॉजिटिव सेंटर कहाँ दिखेगा? भाई इसका खाना क्या है? पॉजिटिव।
तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव से टंगा दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, दैट इज वाई इसकी तरफ कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव को किसकी जरूरत है, पॉजिटिव को। अब चेक करो यहां से आकर अटैक करेगा इस पे, और अगर अटैक करेगा तो हेलोजन यू नो इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, गुड लीविंग ग्रुप, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर निकलेगा और इसी की जगह पर ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक कर रहा है, इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को कंबाइंडली क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चेक करो बेटा, यहां पर मतलब समझो आप, मतलब एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी नेगेटिव चार्ज को एक न्यूक्लियोफाइल जो कि खुद नेगेटिव है वो आके सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, और फिलिक मतलब लविंग नेचर, पॉजिटिव के लिए लविंग नेचर वाली स्पेशीज आके अटैक करेगी, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, जो कि खुद क्या होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज होगी। और यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होंगे जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा वो एक्चुअली 1 होगा, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 इन दिस SN1 रिएक्शन। तो आई होप सो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड आप इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, और मैं आपसे कहूंगा पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है, आपको मजा आएगा SN1 पढ़ के पहली बार। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे चलते हैं, इसके ऊपर मैं रिएक्शन दिखाऊंगा एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाऊंगा, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं हम आगे का SN1 रिएक्शंस में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर किस कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, किस कंडीशंस में रिएक्शन फॉलो होती है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ में नोट डाउन करिए, दैट इज फॉर SN1 रिएक्शंस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले जो यहाँ पर चीज लेते हैं दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, चेक करो बेटा। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है फॉर SN1 रिएक्शन इज वी हैव टू टेक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, मेरे साथ आप लिख सकते हो कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन क्या होता है, चेक करो, कार्बन, ऐसा कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो एंड उसकी चारों वैलेंसी, ऑल 4 वैलेंसीज जो हैं वो डिफरेंट हो, मतलब वो जिन 4 एटम से जुड़ा है वो चारों एटम कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। सो अगर ऐसा कार्बन प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वो कायरल कंपाउंड कहा जाएगा, और कायरल कार्बन जिसके अंदर होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाएगा। अब देखो जैसे कि एग्जांपल में मैं बताता हूं आपको, कार्बन जैसे एक वैलेंसी उसने हाइड्रोजन से पूरी कर रखी है, चेक करिएगा, मैं हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा हूं तो एक हेलोजन ऑब्वियसली लेता हूं, एक हेलोजन से पूरी कर रखी है। एक चेक करना है, यहाँ पर मैं बॉन्ड बनाऊंगा, इससे पूरी कर रखी है, दैट इज एल्काइल ग्रुप R, और जो दूसरा बॉन्ड बनाऊंगा दैट इज, मैं इसको R डैश से दिखा रहा हूं। तो अब चेक करो, यहाँ पर ऐसा कार्बन जिसने चारों बॉन्ड अपने अलग अलग एटम से पूरे किए हैं, चेक करो, यहाँ X मतलब हेलोजन, H मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, एंड ये एक एल्काइल ग्रुप, R डैश मतलब दूसरा एल्काइल ग्रुप अदर देन दिस वन, जो भी होगा। अब चेक करो, ये तो मैंने बॉन्ड दिखाई, ये क्या है। अब इसके ऊपर देखो मैं स्टार लगाता हूँ, स्टार शोज द ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन दैट इज अ कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन है। अब चेक करो ये दो बॉन्ड क्या है, इफ यू डोंट नो, देखो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी एटम 11th क्लास में मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 बॉन्ड बनाने वाले एटम को टेट्रावैलेंसी दिखाने वाले एटम की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है उसमें 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड कहां होते हैं बेटा, अबव और बिलो द प्लेन। अब मैं इसको समझाता हूं, चेक करो, देखो जैसे ये मेरे प्लेन है, इसमें कार्बन रखा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन तो यहां पर होगा, एक हेलोजन यहां पर होगा, चलो इधर ले लेते हैं। तो 2 बॉन्ड तो प्लेन के अंदर ही है, मतलब जिस प्लेन में वो रखा हुआ, अगर बोर्ड में तो बोर्ड के अंदर ही ये 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन।
एक बॉन्ड क्या है, देखो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो कार्बन, एक हाइड्रोजन एंड एक हेलोजन यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। एक बॉन्ड क्या होगा, ऊपर से आएगा, अबव द प्लेन, प्लेन ये है इसके ऊपर, और एक बॉन्ड होगा बिलो द प्लेन। अब चेक करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। अगर मैं, आप मान लो आप सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको आपकी तरफ घुमा दिया, मतलब आप ऑब्जर्वर हो, तो एक चेक करो, एक बॉन्ड टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर आ जाएगा, टुवर्ड्स मतलब ऑब्जर्वर की तरफ, है ना, और एक बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो चेक करो, पीछे, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये ऐसे रखा था, इसको मैंने बस ऑब्जर्वर की तरफ घुमा दिया जो कि सामने है। तो अबव द प्लेन वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ आ गया, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ, और जो पीछे चला गया बॉन्ड दैट इज अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो इनका नाम है बेटा, देखो क्लास 11th में पढ़ाया गया था, जो डैश बॉन्ड होता है इसको कहते हैं बेटा, ये जो डैश डैश करके बनाया गया इसको कहते हैं डैश बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा इसको, डैश बॉन्ड। तो ये वो वाला बॉन्ड होता है जो ऑब्जर्वर के पीछे होता है, दैट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है, वो बंदा जो सामने से देख रहा है चीजें। और एक होता है, इसको कहते हैं वेज बॉन्ड, ये जो हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसकी विड्थ आप घटा भी सकते हो, ये होता है वेज बॉन्ड। क्या होता है बेटा, ये WEDGE वेज बॉन्ड, ये होता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये वाला। तो चेक करो, ये मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन की 4 वैलेंसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर दैट इज। तो देखो बेटा, ये था डैश बॉन्ड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, पीछे वाला, और ये जो बॉन्ड होता है हल्का सा ट्रायंगुलर फॉर्म में, इसको कहते हैं बेटा वेज बॉन्ड, WEDGE वेज बॉन्ड। और ये कहां होता है बेटा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। चेक करो, ये कौन सा है, चेक करना, ये कौन सा है, ऊपर वाला, ये जो डैश है ये पीछे वाला, और ये कौन सा है, ये आगे वाला। तो एक अबव द था, वो सामने चला गया ऑब्जर्वर के, वेज, और एक पीछे था जो पीछे की तरफ पॉइंट करने लगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो था डैश। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होती है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आता है, कॉमन है। तो यहाँ पर देखो, ये PPL एक लाइट होती है, इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये यूनिडायरेक्शनल लाइट होती है। यूनिडायरेक्शन मतलब इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक ही डायरेक्शंस में आगे प्रोपोगेट करती हैं। ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा कि ऑल ओवर ये फिजिक्स की लाइट का टॉपिक है, तो जितना यहाँ पर जरूरत है मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये चेक करो, यूनिडायरेक्शनल लाइट को PPL कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लूँ और उसका सोल्यूशन बना लूँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और मैं उसको एक बीकर में रख दूँ, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और कोई भी ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मैंने बीकर में रख दिया। अब मैंने ये जो PPL है इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो यूनिडायरेक्शनल लाइट होती है तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, कि वाइब्रेशन अबव एंड बिलो द प्लेन सेम रहते हैं। अगर मैं इसको इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास कराऊं तो इसकी कैपेबिलिटी है इस कंपाउंड की, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो या तो इस लाइट को टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराते, भाई सुई ऐसे चलती है ना, तो या तो टुवर्ड्स क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा, या तो ये क्या करा सकता है, ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसने क्लॉकवाइज रोटेट करवाया इस PPL को, इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, तो इसका एक नाम होता है, बच्चों क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आपने, इसको कहते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और बेटा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाएगा, चेक करो भैया रोटेशन करवा रहा है, घुमाए पड़ा है, तो अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया तो इसको क्या कहते हैं बेटा, लीवो रोटेटरी। क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी। तो याद कर लो, कंबाइंड वे से याद करो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या हो बेटा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिसकी ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट होती हैं, ये ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। और वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट इज PPL को अगर अपने सॉल्यूशन से पास कराएगा तो इट हैज द कैपेबिलिटी, अगर वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकता है।
अगर क्लॉकवाइज कराएगा तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, जिसका सिंबल भी बेटा बनता है प्लस डी। क्लॉकवाइज को इन्होंने प्लस फॉर्म दे दिया है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा तो बेटा इसका सिंबल होता है माइनस एल, दैट इज लीवो रोटेटरी। तो प्लस डी एंड माइनस एल, अगर इन दोनों का मिक्सचर किसी कंपाउंड में मिल रहा है तो उसको कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। मैं भी आगे बताता हूं, फिलहाल पहला पॉइंट नोट कर लो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लिख लो एंड वी विल मूव डाउन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिक्वायर्ड है एसिड-1 रिएक्शन। चलो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा था? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज यहां पर रिक्वायरमेंट इसकी होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, ये तो हमने कर लिया था। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है वो उसका मैकेनिज्म जो है दैट इज SN1, वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कितने स्टेप में रिएक्शन होती है बेटा? यहाँ पर 2 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन, मतलब ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैक करेगा, जो भी मैंने बताया था। न्यूक्लियोफाइल जो लेंगे वो वीक लेंगे। अब क्यों लेंगे ये मैं भी मैकेनिज्म में बताऊंगा, फिलहाल आप याद रखो कि वी विल टेक अ वीक न्यूक्लियोफाइल। इतना कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए क्योंकि इसकी कोई खास जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कुपोषित न्यूक्लियोफाइल लेंगे, दैट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चौथा देखो, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक सॉल्वेंट लेंगे जिसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है भैया, बताते हैं भैया, वेट भैया। देखो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, भागना मत, वीडियो मत बंद करना, बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहलाता है। देखो पोलर मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो पोलर कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाइपोल्स होते हैं, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज होगा एक नेगेटिवली चार्ज। ये क्यों आता है? ड्यू टू डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसे कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एक्स के पास ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसकी तरफ क्या खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर इसने दिए हैं तो इसके ऊपर पार्शियल, इसको पोलैरिटी कहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे जिसमें पोलैरिटी हो, ये तो क्लियर हो गया। प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब बेटा यहाँ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं होता है, यहाँ पर प्रोटिक का मतलब होता है बेटा केमिस्ट्री में प्रोटॉन। ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन दे, प्रोटॉन क्या है बेटा? H+। टूटने पे जो भी सॉल्वेंट H+ देगा, ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब तो समझ गए होगे, एग्जांपल में देख लो बच्चों, एग्जांपल में ऐसा सॉल्वेंट कौन हो सकता है? बेस्ट एग्जांपल है ऐसा सॉल्वेंट मेरे पास वाटर। चेक करो, पोलर भी है, HOH, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोथ ऑफ दीस हाइड्रोजन्स, पोलैरिटी तो है ही है। टूटने पे किस पे देगा? H+ और OH- दिया H+, तो ये पोलर भी है, प्रोटॉन भी दे रहा है, और ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता ही है। यू नो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह। तो यहाँ पर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब था। 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमें मॉलिक्यूलैरिटी या फिर इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो SN1 में होगी वो इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होगी, बिकॉज इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, मैंने बताया था। और जो 5th पॉइंट है यहाँ पर वो ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 का वो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, दैट इज हेलो एल्केन RH, एंड उसकी पावर कितनी है? 1, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनि मतलब 1। तो यहाँ पर याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब कंपाउंड्स में से कोई एक भी चीज अगर नहीं होगी तो यहाँ पर ये SN1 रिएक्शंस होगी नहीं। तो यहाँ पर ये सब चीजें आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देन वी विल मूव डाउन टू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रैसमिक मिक्सचर। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पर पहले ये लिख लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन वी विल मूव डाउन टू जनरल रिएक्शन एंड देन मैकेनिज्म। देख लो तो बच्चों देखो, तो मैं यहाँ पर आपको जनरल सी रिएक्शन पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर होगा क्या, एंड देन मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास कोई हेलो एल्केन है, चेक करो RH है, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। अब इसको क्या चाहिए? इसका खाना पॉजिटिव सेंटर है ना, पॉजिटिव कौन बनेगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, तो चच्चा के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव।
इसका खाना इसको दिख गया, ये आके अटैक करेगा, ये निकल जाएगा बाहर, और ये सब किसकी प्रेजेंस में होगा? अभी मैंने बताया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज यू कैन टेक वाटर, पानी। पानी का क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होता है, तो ये क्या करेगा? देखो ये इस बॉन्ड तो वैसे भी हल्का है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी इधर की तरफ शिफ्ट है, तो ये बॉन्ड वैसे भी हल्का है। तो यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए लेते हैं कि भैया जी यहाँ पर जब बॉन्ड ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो इतना स्ट्रांग लेके फायदा क्या है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि इसका काम क्या है? ये बॉन्ड को तोड़ के इसको बाहर निकाल के इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब यही चीज स्ट्रांग नहीं है, तो इसको स्ट्रांग लेने की, कष्ट करने की क्या जरूरत है भैया? और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है? इसको तोड़ने में मदद करना। तो यहाँ पर देखो दोनों चीजों में से कोई एक चीज अगर नहीं होगी तो चच्चा जी क्या होंगे? यहाँ पर चच्चा जी बन नहीं पाएंगे प्रोडक्टिव फॉर्म में। चेक करो यहाँ पर क्या हुआ? ये वैसे भी बॉन्ड हल्का था, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। पोलर प्रोटिक ने इसको और तोड़ने में मदद की, ये बाहर निकला, इसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया, जुड़ गया, बना क्या? RNU, और यहाँ से X बाहर निकल गया। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो आके अटैक करता है और दूसरे की जगह को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये तो थी जनरल सी रिएक्शन। अब इसमें एक चीज बनती है बेटा, चेक करो, एक होता है जिसको कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। ओहो हो, ये क्या है 11th वालों? इसने नहीं पढ़ा है, 12वीं में तो आ गए हो बच्चों। ये भला क्या है मिक्सचर? तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो यहाँ पर देखो रैसमिक मिक्सचर्स में क्या होगा? रैसमिक मिक्सचर क्या होते हैं? देखो ऐसे मिक्सचर जिसमें 50% रिटेंजन कंपाउंड होता है और 50% इन्वर्जन कंपाउंड होता है। अब ये क्या भला है? अब मैं बताता हूं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था, ये आपने सबस्ट्रेट लिया है, चलो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं। एक हाइड्रोजन, एक डैश बॉन्ड जो कि R से पूरा था, और एक वेज बॉन्ड जो कि R डैश से पूरा था। चेक करो, एक कायरल कार्बन था। अब करना क्या है? मैकेनिज्म तुम लोग समझ ही गए हो। इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल ताक में पड़ा ही है कि हमको चाहिए क्या चच्चा? हमको चाहिए पार्शियल पॉजिटिव। ये ऐसे ही आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। अब चेक करो, अगर, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो चेक करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताने जा रहा हूं कि देखो यहाँ पर कार्बन की 4 बॉन्ड है, टेट्रावैलेंस भी दिखा रहा है। अब चेक करो, जैसे ये वो प्लेन है जिसके अंदर 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड पीछे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल। अब चेक करो न्यूक्लियोफाइल, ये जो X है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ सुनना, ये जो X है ये आगे से जुड़ा है, देखो चेक करो ये ऐसे, और ये 3 बॉन्ड पीछे हैं, ऐसे पीछे की तरफ है। अब देखो सबसे पहले में क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका अच्छा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, वो क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा और X बाहर निकलेगा। चेक करो, ये X बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। अब चेक करो, अभी तो ये जुड़ा हुआ था तो ये पीछे की तरफ ऐसे थे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम हो गई है, BS/CPR थ्योरी में हम पढ़ के आए। तो यहाँ चेक करो, एटम के बीच में मिनिमम रिपल्जन हो, तो इन्होंने अपने स्पेस में इसको ऐसे अरेंज कर लिया था, मिनिमम रिपल्जन होने। अब जैसे ही X ने छोड़ा तो ये रिलैक्स नहीं होंगे। चेक करो, अभी ये ऐसे थे, X जुड़ा था आगे से, X टूटा और X बाहर निकला, तो ये रिलैक्स नहीं होंगे। अभी रिलैक्स होके कहाँ पहुंच गए? एक प्लेन में। भाई ऐसे थे, चच्चा जी बाहर निकले तो ये ऐसे शांति हो गई, तो ये कहाँ में पहुंच गए? एक ही प्लेन में, मतलब ये रिलैक्स होके एक ही प्लेन में आ गए। अब एक प्लेन में आ गए तो ये सब, ये कार्बन है, एक ऊपर और 2 नीचे बॉन्ड जो बचे थे, ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए। तो अब क्या होगी? जो ज्योमेट्री बीच में इंटरमीडिएट बनेगी, अगर ये X बाहर निकला तो ये किस प्लेन में आ जाएंगे? चेक करो, ये जो कि हाइड्रोजन था वो ऐसे आ जाएगा, ये वाला R ऐसे, इसको चाहो तो तुम वेज भी दिखा दो R डैश, और ये डैश बॉन्ड R के फॉर्म में ऐसे देखो, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, क्यों? क्योंकि X छोड़ के चला गया, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। अब चेक करो यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री, इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहते हैं इसको? ट्राइगोनल प्लेनर। अब तुमको मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे
देखो पहले ऐसे मुड़े थे, एक्स आगे जुड़ा था, एक्स बाहर निकला, रिलैक्स होके एक ही प्लेन में आ गए, तीनों एक ही प्लेन में आ गए, प्लेन में आ गए। अब देखो ये एक ही प्लेन में है, अब न्यूक्लियोफाइल चाहे तो दो जगह से अटैक कर सकता है। एक तो जहां से एक्स ने छोड़ा था फ्रंट अटैक, मतलब आगे से फ्रंट अटैक, और या तो वो चाहे पीछे से अटैक कर सकता है, क्योंकि भाई अब तो प्लेन में तीनों आ गए हैं, उसको डिस्टेंस बराबर ही पड़ेगी, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसके पास दो साइड्स है। अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा, मतलब जिधर से एक्स ने छोड़ा था उधर ही से आएगा, तो ये कंपाउंड फिर से वापस हो जाएंगे ऐसे, ये तीन बॉन्ड चेक करो। अगर इसने फिर से ऐसे थे, अभी रिलैक्स हो गए थे, और फिर से न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज आया 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 के जुड़ा, तुरंत तीनों ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया, क्यों, मिनिमम रिपल। तो देखो अपने बॉन्ड को इन्होंने पोजीशन रिटेन कर ली, जैसी थी वैसी कर ली। तो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, रिटेंशन कंपाउंड। जब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करेगा, जब जहां से एक्स ने छोड़ा था वहीं से अटैक करेगा, तो तीन वापस मुड़ जाएंगे फिर से पीछे की तरफ। जैसे ही मुड़े तो इन्होंने अपनी पोजीशन जो पहले थी वो रिटेन कर ली बॉन्ड्स ने, तो इसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, रिटेंशन कंपाउंड। अगर सोचो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी तो आ सकता है भाई, एक तो आगे से आया, एक चाहता तो पीछे से भी आ सकता था। तो सोचो अगर पीछे से आता, अभी प्लेन में थे और ये पीछा है, तो अगर ये पीछे से आता तो ये बॉन्ड ऐसे तीनों उधर तरफ नहीं मुड़ जाते। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पीछे से आके अटैक करता, मतलब जिधर एक्स ने छोड़ा उसके ऑपोजिट साइड से, तो ये जो तीन एटम प्लेन में है अभी, वो उल्टे साइड मुड़ जाते हैं ऐसे, वैसा कुछ कंपाउंड बन जाता है इसका ऑपोजिट, मतलब इसकी मिरर इमेज। तो ये क्या बना, इसका ऑपोजिट इन्वर्ट हो गया। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, इन्वर्जन कंपाउंड। तो चेक करो यहां पे अगर न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट अटैक किया फ्रंट मतलब सामने से, तो यहीं से सामने से आएगा, तीनों पीछे ही मुड़े रहेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, चेक करो, ऐसे ही कंपाउंड वापस से रिटेन हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गए। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब इन्होंने अपनी पुरानी बॉन्ड की पोजीशन को रिटेन कर रखा है। और अगर बैक से करता, पीछे से आके, तो ये अब की बार उल्टी तरफ मुड़ जाते। तो अगर उल्टी की तरफ मुड़ते, मतलब बैक अटैक करता है, तो ये इस बार उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो चेक करो, इस बार न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया और ये तीनों कहां शिफ्ट हो गए, पीछे की तरफ। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, इन्वर्जन कंपाउंड, इन्वर्ट हो गए। और रिटेंशन और इन्वर्जन जहां दोनों मिले एक ही मिक्सचर में, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। तो अब आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे से आया तो ये पीछे वापस चले गए फ्रंट अटैक में, तो ये रिटेन कर लिया अपनी पुरानी पोजीशन, इन तीनों बॉन्ड है, रिटेंशन कंपाउंड। पीछे से आया अगर, तो ये तीनों इस तरफ मुड़ गए, अगर इस तरफ मुड़ गए तो इसका मिरर इमेज बन गया, मतलब इन्वर्ट हो गया, तो इन्वर्जन कंपाउंड बनेंगे। और इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। तो अब आई होप सो तुमको रेसिमिक मिक्सचर पता चल गया होगा। तो एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलेगा, मतलब 50% रिटेंशन कंपाउंड और 50% इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा SN1 रिएक्शन में। देखो कितना इजी है, देयर इज नथिंग, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस। मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। तो ये तो था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बता दिए। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है रिएक्शन। 2 स्टेप मैकेनिज्म मैंने बताया, तो दोनों स्टेप यहीं पे बताता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मैकेनिज्म, और ये कितने स्टेप मैकेनिज्म से याद करके बताओ, 2 स्टेप, 2 स्टेप में होगी। चेक करो, तो पहला स्टेप जो होता है, स्टेप नंबर 1, दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का जनरेशन। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है बेटा, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जी, कार्बोकैटायन का जनरेशन। तो चेक करो, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, पहले स्टेप में सिर्फ X जाएगा, कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। देखते हैं, जैसे मेरे पास कंपाउंड था, मैं वही ले लेता हूँ। कार्बन, इसका एक हैलोजन से फुलफिल था, एक हाइड्रोजन से था, एक था भैया इसका डैश बॉन्ड, और एक था इसका भैया वेज बॉन्ड, और ये था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसके अंदर कायरल कार्बन। क्या हुआ, अभी पहले स्टेप में तो कोई जरूरत नहीं है न्यूक्लियोफाइल की, तो यहाँ पर सिर्फ पहले स्टेप में जरूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वाटर की। ये क्या करता है, मैंने बताया था बॉन्ड तोड़ने में मदद करेगा। तो चेक करो यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे टूटेगा।
भाई इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा होगा, खींचो खींचो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर की जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा। तो देखो मैंने बोला था x जैसे ही छोड़ेगा ये तीनों रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होके एक प्लेन में आ जाएंगे। तो कैसा इंटरमीडिएट बना लेंगे, x जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन गया जो कि एक ही प्लेन में तीनों बॉन्ड आ गए, हाइड्रोजन। अब ये देखो ये बॉन्ड यहां पर नहीं दिखा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये प्लेन में आ गया, प्लेन वाले डैश एंड वेज नहीं होते हैं, तो इसको सिंपल बॉन्ड लाइन से दिखाओ। एक आर यहां पर आया और दूसरा आर यहां पर आया, आर डैश। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, क्यों, क्योंकि एक्स ने एक वैलेंसी फ्री की। तो ये कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। और ये जो इंटरमीडिएट बना इसकी ज्योमेट्री मैंने बताई थी बेटा क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। चेक करो, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनी है। अब कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर कैटायन आ गया, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। अब चेक करो, ये जो बॉन्ड टूटना, पोलर प्रोटेक्ट डालना, एक्स का छोड़ना, ये सब बड़ी छोटी बड़ी स्लो प्रोसेस है ना। तो जो स्लो प्रोसेस होती है वो छोटे क्लासों में बच्चों पढ़ के आए हो, ऐसे स्टेप को क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब अगर हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, गति पता करनी है कि कितनी तेजी से रिएक्शन चल रही है, तो हम एक ऐसा स्टेप देखते हैं जो सबसे ज्यादा स्लो होता है, क्योंकि स्लो चीज को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करेंगे तो वही हमें रेट को डिटरमाइन करके बताएगा। और ऐसे स्टेप को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब याद करो मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन 1 के बराबर रहता है, और रेट किसके बराबर रहता है, सबस्ट्रेट दैट इज हेलोएल्केन। चेक करो, जो कि स्लो स्टेप है, जो हमको बताएगा एक्चुअली कि क्या हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, वो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें किसकी जरूरत है, सिर्फ हमें क्या मिला, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ी, दैट इज व्हाई इसका जो रेट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Rx, जो भी यहाँ पर लिया हो हेलोजन उसकी पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल लेते हैं। क्लियर है, पहला स्टेप हो गया खत्म। पहला स्टेप हमने कार्बोकैटायन को जनरेट कर लिया विद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये एक प्लेन में आ गए, अब न्यूक्लियोफाइल को मिल गया पॉजिटिव चार्ज, वो ताक में बैठा हुआ है। अब स्टेप 2 पे चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 तक हमने क्या कर लिया था, भैया जी को जनरेट करवा लिया था। भैया जी कौन, कार्बोकैटायन। तो देखो अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो चच्चा जी बैठे हुए हैं न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज की तलाश में, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड देखो एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का, सॉरी क्या बोल रहा हूं, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्टेप नंबर 2 पे आ गए। तो देखो क्या हुआ, अब तक हम कहां पहुंच गए थे, इंटरमीडिएट पे पहुंच गए थे। कुछ इसी प्रकार का इंटरमीडिएट बन रहा था। हाँ भैया जी बताओ सब, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का कार्बोकैटायन बना हुआ था। एक ही प्लेन में आ गए हैं, अच्छा जी एक ही प्लेन में आ गए हैं। अब कौन आएगा दूसरे स्टेप में पिक्चर में, न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, इसके पास 2 रास्ते हैं अटैक करने, तो सामने से कर सकता है इस पॉजिटिव चार्ज पे, जिसको क्या कहते हैं, सामने वाले को फ्रंट अटैक, और या तो वो चाहेगा तो पीछे से आके अटैक करेगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बैक अटैक। ये मैं क्लियर कर चुका हूं। तो अगर फ्रंट अटैक करेगा, मतलब ये अगर फ्रंट है, जिधर से हेलोजन ने छोड़ा है, आगे तो हेलोजन जुड़ा था, अगर फ्रंट करेगा तो ये तीनों चच्चा फिर से वापस मुड़ जाएंगे, तीनों बॉन्ड क्या करेंगे बेटा, वापस से फिर से अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, रिटेन कर लेंगे अपनी पोजीशन। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, रिटेंशन कंपाउंड। अगर इसने फॉर एग्जांपल पीछे से अटैक किया, मतलब अगर ये प्लेन है ये पीछे है इसके, तो अगर ये अटैक किया तो इस बार ये उल्टे मुड़ जाएंगे। मतलब समझ रहे हो कि अगर जिधर इसने पीछे से अटैक किया तो ये ऑपोजिट साइड मुड़ जाएंगे, ऑपोजिट मतलब इन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, इन्वर्जन कंपाउंड। तो यहाँ पर 50-50% चांस रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो अगर इसने फ्रंट अटैक किया तो यहाँ पर कंपाउंड वापस से अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो आगे से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, पीछे ये हाइड्रोजन आ गया, ये डैश बॉन्ड पे आर आ गया, और वेज बॉन्ड पे आर। देखो पुरानी वाली जगह इन्होंने वापस ले ली। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा, रिटेंशन कंपाउंड। रिटेन कर लिया इन्होंने अपनी पोजीशन।
रिटेंशन कंपाउंड। और अगर फॉर एग्जांपल ये अगर बैक अटैक कर देता, पीछे से छुरी भोंक देता, आके बैक बाइटिंग कर देता, तब क्या होता? अब ये पीछे से आ रहा है तो ये ऑपोजिट मुड़ जाते, इधर से उल्टा मुड़ जाते क्योंकि बारे पीछे से लग रहा है, तो इसका इन्वर्ट बनता ऑपोजिट। तो अब की बार जो क्या बनता कंपाउंड चेक करो, ये कार्बन है, इसने अब की बार पीछे से आया, बुज़दिलो वाली हरकत की इसने, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने इधर ले लिया जगह, आर ने इधर ले ली जगह, आर डैश ने इधर ले ली। चेक करो, इधर से आया तो इधर मुड़ गए, इधर से आया तो इधर मुड़ गए। तो यहाँ पर चेक करो, ये जो कंपाउंड बना ये कैसा है? इन्वर्जन कंपाउंड। अरे तुम उसके बीच ही में बोल दो, इन्वर्जन कंपाउंड। चेक करो, तो ये कैसा बना? इन्वर्जन कंपाउंड। तो ये रिटेंशन, ये इन्वर्जन। अगर ये टुवर्ड्स क्लॉकवाइज घुमा रहा, देखो ये पक्का नहीं है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये कैसा घुमाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और इन दोनों के मिक्सचर को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? रैसिमिक मिक्सचर। तो SN1 में एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? रैसिमिक मिक्सचर मिलता है। इसमें 50% रिटेंशन कैरेक्टर होता है और 50% इन्वर्जन कैरेक्टर होता है। और इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? रैसिमिक मिक्सचर। अगर एक PPL को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एक क्या घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब चेक करो, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इस सोल्यूशन में ये वाला कंपाउंड भरा हुआ है जिसमें 50% रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन है। एक ने PPL को कैसे घुमाया? ये PPL जा रही क्लॉकवाइज, दूसरे ने PPL को कैसा घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। तो चेक करो, ये दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देगा, रोटेशन को। तो ऑल ओवर PPL कैसी जाएगी? अनडेविएटेड। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वो यहाँ पर जो PPL को भेजेगा वो कैसा भेजेगा सेकेंड रिएक्शन में? अनडेविएटेड। तो अनडेविएटेड भेजेगा। क्यों अनडेविएटेड? क्योंकि 50% रिटेंशन बना है, 50% क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, तो 50% इन्वर्जन बना है, 50% एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देगा एंड द PPL विल गो अनडेविएटेड थ्रू इट। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ ये जो रैसिमिक मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रैसिमिक मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बच्चों बस 2 मिनट बचूंगे, 2 मिनट में ये स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर आप लोग को मैं रिया कर दूंगा जेल से। तो फिलहाल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करते हैं। सबसे पहले ये कितने स्टेप रिएक्शन होती है? 2 स्टेप रिएक्शन। दूसरी चीज, यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं? साथ साथ बोलो, भले आई कैन हियर यू और नॉट, जल्दी बोलो, कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं यहाँ पर? वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जरूरत नहीं थी इतने स्ट्रॉन्ग की। थर्ड, यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा लेते हैं? पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। अगला बेटा क्या लेते हैं यहाँ पर? अब देखो, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट की गति है, स्पीड है, वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। अब ये क्या बला है, अभी मैं बताता हूँ। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट की रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कितनी तेजी कार्बोकैटायन बन रहा है और कितनी तेजी से प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा क्या गया, कितने डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं पहले ये समझो। डिग्री मतलब क्या होती है मैं बताता हूँ। ऐसा कार्बोकैटायन जिसके ऊपर कैटायन आएगा और वो 3 और कार्बन से जुड़ा है, इसको क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर से सुनो, ऐसा कार्बन जिसपे कैटायन आ रहा है, मतलब एक वैलेंसी फ्री हुई है इसकी, और वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 और कार्बन से, इसको क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ऐसे ही तरीके से अगर ये 2 से जुड़ा है, 2 कार्बन से और एक हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, और इसके ऊपर कैटायन आ रहा है, तो ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ऐसे ही अगर जिस कार्बन पे कैटायन आ रहा है वो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है, बाकी सब कुछ भी हो सकता है, बाकी वैलेंसी को किसी और से सेटिस्फाई करे, तो ये कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसी तरीके से जिस कार्बन पे कैटायन आ रहा है वो किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं? 0 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर चेक करो, देखा क्या गया कि जितनी ज्यादा डिग्री कार्बोकैटायन की उतनी ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। मैं एग्जांपल देता हूँ। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे आप किसी स्टेयर से उतर रहे हो, सोचना मेरी बात, और सीढ़ी से उतरते उतरते आपने देखा अगली सीढ़ी जो है अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब हिल रही है, तो क्या आप उससे उतरना आगे पसंद करो?
और अगर CD स्टेबल है तो आप आगे जाओगे, फॉरवर्ड प्रोसीड करोगे। ऐसे रिएक्शन में होता है, रिएक्टेंट देखता है कि आगे जो कंपाउंड बन रहा है वो स्टेबल है, अगर नहीं है तो बाबा पीछे जाओ, अगर है आगे चले जाओ। तो यहाँ पर देखो जितनी ज्यादा डिग्री उतना ज्यादा स्टेबल, तो रिएक्शन आगे जाएगा, हमें तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करवाना है ना। तो चेक करो, अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो सबसे तेज SN1 रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री जाएगा, उसके बाद 1 डिग्री एंड लास्टली 0 डिग्री। तो यहाँ पर चेक कर लेना कि जब कार्बोकेटायन बन रहा होगा, X छोड़ के जाएगा, तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन क्वेश्चन में बन रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन देख के बताओ, कंपाउंड दिए होंगे कि यहाँ पर देखो इन कंपाउंड्स में से बताओ सबसे तेज टुवर्ड्स SN1 या SN2 कौन जाएगा। तो आपको कार्बोकेटायन की डिग्री देखनी है SN1 में, कि जितना ज्यादा डिग्री उतनी तेजी से रिएक्शन प्रोसीड होगी। फोर्थ पॉइंट क्या था, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हेलो एल्केन के ऊपर, जो भी होगा उसकी पावर 1, या फिर इसकी ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी क्या होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने रिकॉल करवा दिए। आई होप सो आपको SN1 रिएक्शन कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हुई तो प्लीज गिव दिस चैनल सम लव, थोड़ा बहुत प्यार दिखा सकते हो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और अगर कोई भी क्वेरी से रिलेटेड है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इससे पहले कि ये वीडियो एंड हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो SN2 रिएक्शन पे होगी, इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन होगा विद एन एग्जांपल एंड मैकेनिज्म के साथ। एंड एक और जो आएगी रिएक्शन एंड वीडियो, उसमें क्या होगा SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस एंड क्वेश्चंस जो कि सॉल्व हुए होंगे जेई और नीट के। पीछे के क्वेश्चन हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, नॉट मी एंड यू बोथ, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, केम एक्सप्रेस, और उसमें हम मेरे जैसा प्राणी आपको देखने को मिलेगा जो आपको एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। एंड आपको सारा कंटेंट यहाँ पर कंपटीशन प्लस जेई नीट, कोई भी चीज़ 11 12 CBSE किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड या हर चीज़ का केमिस्ट्री का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मुझे प्यार दो, फिर मैं तुम्हें प्यार इस फॉर्म में देता हूँ, एंड ऐसे ही प्यार लेन देन चलता रहेगा। चलते हैं।